हेलो बच्चों, स्वागत है आज आपका सक्सेस अल्फा क्लासेस पे। आज आपके लिए एक अच्छा 12वीं क्लास के बच्चों के लिए अध्याय का नाम है जैव विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म जीवोत्पत्ति से आप क्या समझते हैं? जीवन की उत्पत्ति के संबंध में लुईस पास्चर द्वारा किए गए प्रयोगों को समझाइए। अब आप देखे होंगे कि अगर आपका जो जैव विज्ञान है या जो जैव विकास है, जैव विकास के अंतर्गत आपके तो जो अंतर्गत आपके जो भी वैज्ञानिक ने आपके सिद्धांत दिए, इससे पहले जीवाश्म जीवोत्पत्ति से पहले आपका विशेष सृजन का सिद्धांत था और जीवाश्म जीवोत्पत्ति का सिद्धांत था। तो इन अवधारणाओं के अनुसार जो जीवन की उत्पत्ति हुई, उनका निर्णय आपको अच्छे से नहीं लिया गया। लेकिन जो आपका जीवाश्म जीवोत्पत्ति का सिद्धांत है, इसके प्रस्तुत होने से ही आपको या इस सिद्धांत के अनुसार कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जीवन की उत्पत्ति आपके किसी जीवित पदार्थ से होती है, न कि निर्जीव पदार्थ। तो इसलिए जो पहले की आपकी सिद्धांत थी विशेष सृजन का सिद्धांत और आपका अजीवाश्म जीवोत्पत्ति का सिद्धांत, ये आपका फेल हो गया पूरी तरह से। इसके बाद आपके आए जीवाश्म जीवोत्पत्ति के सिद्धांत के समक्ष आपके तीन वैज्ञानिक ने आपके जीवन की उत्पत्ति के संबंध में प्रस्तुत किया। पहले आपके थे फ्रांसिस्को रेड्डी, फिर लॉरेंजो थे और फिर क्या है लुईस पास्चर। तो जो लुईस पास्चर हैं, उन्होंने ये बताया कि जो जीवन की उत्पत्ति है वो होती है, वो किसी सजीव पदार्थों से होती है, न कि निर्जीव पदार्थों से। तो आपको जीवाश्म जीवोत्पत्ति से समझ में आ गया होगा कि जीवाश्म जीवोत्पत्ति ये कहता है कि जीवन की उत्पत्ति हमेशा किसी सजीव पदार्थों से होती है, या बीज हो या लार्वा हो या बीजाणु से होता है, न कि आपके निर्जीव पदार्थों से। तो जीवाश्म जीवोत्पत्ति जीवाश्म जीवोत्पत्ति में जीवों की उत्पत्ति सदैव पहले से मौजूद किसी जीवित पदार्थ से होती है। जैसे आपके जैसे अंडे, किसी का अंडा हो गया, आपके लार्वा हो गए और आपके बीज हो गए, ये पहले से ही मौजूद आपके इनमें से किसी भी जीव की उत्पत्ति होगी मौजूद किसी जीवित पदार्थ से ही जीवों की उत्पत्ति होती है। इसको क्वेश्चन में कर देंगे, जीवों की उत्पत्ति होती है, न कि निर्जीव पदार्थों से। तो आई होप आपको जीवाश्म की उत्पत्ति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि जीवन की उत्पत्ति सदैव किसी जीवित पदार्थ से होती है, न कि निर्जीव पदार्थ से। तो इसको सिद्ध करने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने एक प्रयोग किया, जिन्होंने एक फ्लास्क लिया, एक फ्लास्क में आपके शर्करा और ईस्ट के घोल के पाउडर को लिया और उसको आधे फ्लास्क में भर दिया और आधे फ्लास्क में भरने के बाद उन्होंने इस फ्लास्क को क्या किया, बहुत ज्यादा हीट किया और हीट करने के बाद उसके ग्रीवा को एस आकार में मोड़ दिया। तो लुईस पास्चर का प्रयोग। लुईस
पास्चर लुई पास्चर का प्रयोग। अगर लुईस पास्चर के प्रयोग की बात करें तो ये जो लुईस पास्चर थे ये फ्रांस के रहने वाले थे। लुई पास्चर फ्रांस के रहने वाले थे। तो यहाँ पे हम इनका प्रयोग बताते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रयोग में अपने प्रयोग के लिए एक फ्लास्क लिया और उसमें शर्करा व ईस्ट, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपका ध्यान इस पे तुरंत जाए। शर्करा व ईस्ट के घोल को फ्लास्क में आधा भर दिया। तो इन्होंने अपने प्रयोग के अनुसार एक फ्लास्क लिया और एक फ्लास्क में उन्होंने क्या किया, शर्करा और ईस्ट के घोल को आधे फ्लास्क में भर दिया। तो यहाँ पे हम एक फ्लास्क बनाते हैं। ईस्ट व शर्करा के घोल को उन्होंने क्या किया, आधे फ्लास्क में भर दिया और यहाँ नीचे से क्या किया, इसको गर्म किया, गर्म। अब ये हो गया। अब ऐसे ही इन्होंने क्या किया, तो ये ए हो गया, ये आपका बी और ये आपका सी। तो इन्होंने एक फ्लास्क लिया, एक फ्लास्क में उन्होंने ईस्ट और शर्करा के घोल को लिया और उस ईस्ट के शर्करा व घोल के आकार को क्या लिया और इसको गर्म करके यस आकार में मोड़ दिया। यस आकार में मोड़ दिया। अब दूसरे में क्या होगा, इसमें भी आपके क्या रहेंगे, ईस्ट व शर्करा के घोल। ठीक, और इन्होंने क्या किया, जब यस आकार में मोड़ा तो सूक्ष्मजीव नली में फंस जाते हैं, वायु जाते हैं और क्या किया, ग्रीवा को तोड़ दिया और सूक्ष्मजीव सीधे संपर्क में हो गए। तो ये रहा इनका प्रयोग। तो आपके लुईस पास्चर ने क्या किया, उन्होंने
एक फ्लास्क लिया, एक फ्लास्क को उन्होंने क्या किया, इतना गर्म किया कि उन्होंने गर्म करने के बाद इसके नली जो आपकी होती है उसको यस आकार में नली में मोड़ दिया, और उसमें क्या किया, मोड़ने के बाद आपका जब आगे देखेंगे उन्होंने जब मोड़ दिया, तो मोड़ने के बाद उन्होंने कुछ दिन बाद देखा कि जब यस आकार में मुड़ी हुई ये आपका फ्लास्क है, इस फ्लास्क में जब मुड़ जाएंगे तो इनमें सूक्ष्म जीव अंदर नहीं जाएंगे। जैसे अगर आप कोई पाइप है, अगर पाइप में पानी जाता है तो अगर कहीं मुड़ा हो जाता है तो वहां पे रुक जाता है, तो ऐसे ही जब ये नली मुड़ी होती है तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं इस नली के इधर इधर फंस जाते हैं, केवल वायु अंदर जाता है। और तीसरे में इन्होंने क्या किया कि इनके जो आपके फ्लास्क है, इस फ्लास्क की गर्दन को ही तोड़ दिया। अब गर्दन को तोड़ने से अब जो सूक्ष्म जीव है ये क्या करेंगे, सीधे संपर्क में आएंगे। तो जब सीधे संपर्क में आएंगे तो सीधे संपर्क में आने से सूक्ष्म जीवों का निर्माण आपके तुरंत हो जाएगा। तो यही है लुईस पास्चर का प्रयोग। तो यहाँ पे हम ए करके लिख दे रहे हैं। ए में क्या किया, इन्होंने यस आकार में नली को मोड़ दिया। ठीक, अब मोड़ दिया तो मोड़ने के बाद जब आपका बी रहेगा, बी क्या कहेगा कि जैसे ही इनको मोड़ देंगे तो इनमें जो सूक्ष्म जीव रहेंगे उस नली में फंस जाएंगे और केवल क्या करेगा, वायु अंदर जाएंगे। तो मोड़ने के बाद सूक्ष्म जीव ही केवल अंदर जाते हैं। ठीक, क्या रहेगा, कि ग्रीवा मतलब गर्दन, ग्रीवा या गर्दन को तोड़ने पर सूक्ष्म जीव सीधे संपर्क में आ जाते हैं। तो लुईस पास्चर को इनके प्रयोग को एक बार फिर बताते हैं कि लुईस पास्चर ने अपने प्रयोग में क्या किया, एक फ्लास्क लिया, एक फ्लास्क को उन्होंने क्या किया, इतना गर्म किया कि उनको यस आकार में उस नली को मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद जो फ्लास्क था उनमें आधे फ्लास्क में इस और शर्करा के घोल को लिया, और करने के बाद इनमें जो भी वायु थी वायु क्या करे, बाहर निकाल दी। अब दूसरे में क्या किया, जैसे ही इन वायु को निकाल दिए, तो वायु को निकालने के बाद कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि जब हम आपके फ्लास्क को यस नली में मोड़ देते हैं तो मोड़ने के बाद आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं वायु में जब उपस्थित सूक्ष्म जीव आते हैं वायु के साथ, तो ये वायु अंदर जाती है, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, इस नली में फंस जाते हैं। और जैसे ही हम इनकी ग्रीवा को या गर्दन को तोड़ते हैं तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सीधे संपर्क में आ जाते हैं, और सीधे संपर्क में आने के बाद क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव किसी जीवित पदार्थों को क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये आपका रहा जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत जिनको आपके लुईस पास्चर ने दिया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, जैव विकास को परिभाषित कीजिए, जैव विकास के प्रमाणों की विवेचना कीजिए। अब जैव विकास होता क्या है, तो जैव विकास मतलब जीवों में कैसे विकास हुआ, वो पृथ्वी पर कैसे अस्तित्व में आए गए, तो उनमें कैसा ऐसा कौन सा विकास हुआ जिसमें वो क्या करे, धीरे धीरे मानव में परिवर्तित हो गए। तो जैव विकास क्या करती है कि जैव विकास एक क्रमिक या धीमी परिवर्तन है जो कि निरंतर चलती रहती है। तो जैव विकास को डिफाइन करें, जैव विकास, जैव विकास इंग्लिश में बोलते हैं इवोल्यूशन। तो जैव विकास
किसी भी जीव में क्रमिक परिवर्तन या धीमी परिवर्तन होती है। ये परिवर्तन निरंतर चलती रहती है। तो जो ये विकास रहेंगे, ये क्या करेंगे, धीरे धीरे परिवर्तित रहेंगे। अगर हम मानव के विकास करें तो अगर मानव के विकास देखें तो मानव के जो पूर्वज थे वो कहते थे बंदर। अब बंदर में धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और क्या कर जो आपके बंदर है, बंदर किस में परिवर्तित हो गए हैं, आपके मानव में। तो जो आपके जो उनके पूर्वज थे रामापिथिकस, डायोपिथिकस, फिर इसके बाद आया आपका ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, निएंडरटाल मानव, फिर जाकर जो आपका मानव का विकास हुआ। तो ये अचानक नहीं हुई ना कि एक महीने हुआ, एक महीने में मानव का निर्माण हो गया। तो ये इसको विकास होने में कई अरब या करोड़ों वर्ष लग गए होंगे, तब हम मानव क्या करते हैं, आज मानव के रूप में दिखाई देते हैं। तो जैव विकास क्या होती है, किसी जीव में क्रमिक या धीमी परिवर्तन होती है और ये परिवर्तन क्या करती है, लगातार चलती रहती है। अगर जैव विकास के प्रमाणों की बात करें, जैव विकास के प्रमाण, तो जैव विकास के प्रमाण निम्नलिखित हैं। जो जैव विकास के प्रमाण हैं ये निम्नवत हैं। पहला कौन सा, जीवाश्म से प्रमाण। दूसरा है आपका तुलनात्मक शरीर से प्रमाण। अब इनमें भी दो हैं, एक होता है समजात और एक है समरूप। और तीसरा क्या है आपका, अवशेषी से प्रमाण। अब इस अवशेषी में भी आपके बहुत सारे प्रमाण हैं। जैसे अगर हम पहले की बात करें तो जैसे कृमि रूप परसेसिका, कृमि रूप परसेसिका या इंग्लिश में बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और दूसरा क्या है आपका पूछ। तीसरा क्या है कर्णपल्लव। और अगला क्या है आपका निमेषक पटल। तो ये सारे क्या है, बहुत सारे प्रमाण हैं। और अगला है बाल शरीर पर। तो ये सारे बहुत सारे प्रमाण हैं। और अगला आपका है चौथा भौड़की या भ्रूणकी से प्रमाण। तो ये सारे बहुत सारे प्रमाण हैं जो क्या करते हैं, जैव विकास को दर्शाते हैं।
तो अगर जीवाश्म के प्रमाण देखें तो यहाँ पे हम पहला देखते हैं जीवाश्म से प्रमाण। जीवाश्म से प्रमाण, तो जीवाश्म क्या होते हैं कि ऐसे पूर्वज जो कि आपके किसी प्राचीन काल में उपस्थित थे, लेकिन किसी कारणवश वो क्या हो गए, उनके जो कुछ अवशेष या उनकी कुछ ऐसी अवशेष क्या करें धरातल में दब गई, और वो क्या करें धरातल में दबने के बाद वहां पे परिरक्षित कर दी गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं जीवाश्म। अब जीवाश्म से हमको ये पता चलता है कि ये चीज पृथ्वी पर उपस्थित होती है। अगर देखते होंगे कि अगर खुदाई होती है तो खुदाई होने के बाद आपकी बहुत सारी वस्तुएं ऐसे दिखाई देती हैं, आप उससे ये सिद्ध कर लेते हैं कि ये चीज यहाँ पे पहले उपस्थित रही होगी। तो यही तो है जीवाश्म। तो जीवाश्म में क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं जो प्राचीन काल से पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं, लेकिन किसी कारणवश उनके कुछ अवशेष के रूप में पृथ्वी के तल या चट्टानों में दब गए। लेकिन खुदाई से यह अनुमान लगाया जाता है कि ये वस्तुएं पृथ्वी पर उपस्थित थी। अगर जीवाश्म की बात करें, जैसे आर्कियोप्टेरिस, तो जो आर्कियोप्टेरिस है इसको हम आपके सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी मानते हैं, कड़ी कहते हैं। तो जीवाश्म समझ में आ गया होगा कि जीवाश्म ये क्या करती है, प्राचीन काल में उपस्थित थी, लेकिन किसी कारणवश ये क्या करी, कुछ इनके अवशेष किसी चट्टान या धरातल में दब गए, लेकिन खुदाई के बाद उस स्थान पे यह पता चलता है कि ये वस्तुएं उस प्राचीन काल के वहां पे पाई जाती हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो आर्कियोप्टेरिस को क्या कहा जाता है, सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी मानी जाती है। अगला आते हैं तुलनात्मक सरीसृप प्रमाण। दूसरा है तुलनात्मक सरीसृप प्रमाण। तो जो तुलनात्मक सरीसृप प्रमाण ये दो प्रकार से होती है। आपका पहला है समजात अंग और दूसरा है समरूप अंग। तो क्या होता है समजात अंग? तो आपका पहला है समजात अंग। तो वे अंग जो उत्पत्ति और रचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, समजात अंग। एक बार फिर से, वे अंग जो रचना और उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन कार्य में अलग होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, समजात अंग। जैसे अगर हम बात करें मानव में हाथ,
बेल और घोड़े में जो इनका अग्रपाद के कंकाल होते हैं वो समान दिखाई देते हैं, लेकिन अगर इनका हम कार्य देखें तो मानव का हाथ क्या करता है, पकड़ने में कार्य करता है, और घोड़े क्या करते हैं, दौड़ने में कार्य करते हैं। बेल क्या करती है, अपने अग्रपाद का प्रयोग करके वो तैरने में सहायता करती है। तो समजात अंग, समजात, सॉरी यहाँ पे त रहेगा, वे अंग जो उत्पत्ति व रचना में समान होते हैं, लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं। जैसे 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 मनुष्य के हाथ, घोड़े के पैर, वेल, वेल क्या है, एक मछली है, वेल के अग्रपाद की अंतः कंकाल समान होते हैं, लेकिन जो मनुष्य के हाथ होते हैं वो क्या करते हैं, पकड़ने में, घोड़े के जो अग्रपैर होते हैं वो दौड़ने में, और वेल की क्या करती है, तैरने में सहायता करती है। तो वे अंग जो उत्पत्ति और रचना में समान होते हैं लेकिन कार्य अलग करते हैं, वे कहलाते हैं समजात अंग। समरूप क्या होते हैं, दूसरा है आपका समरूप अंग, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। वे अंग जो उत्पत्ति व रचना में भिन्न होते हैं लेकिन कार्य क्या करते हैं, समान करते हैं। वे अंग जो उत्पत्ति व रचना में भिन्न होते हैं, लेकिन कार्य समान प्रदर्शित करते हैं। जैसे पक्षी के पंख, इत्यादि। तो जो पक्षी के पंख होते हैं वो क्या करते हैं, उड़ने में सहायता करते हैं, और ऐसे ही आपके बहुत सारे अंग आएंगे जिनका तो उत्पत्ति क्या होगी, भिन्न होगी, लेकिन वो कार्य करेंगे, समान कार्य करेंगे। तो ये हो गया आपका समजात अंग और समरूप अंग। आइए हम जगह कम होने के कारण अवशेषी अंग को हम आपको फिर से बताएंगे। तो जो अवशेषी अंग क्या होते हैं, आपका तीसरा पॉइंट है, प्रमाण के परिणाम स्वरूप आपके जो भी आपके प्रमाण है अवशेषी अंग किसे कहते हैं, अवशेषी अंग। तो जिन अंगों का हम उपयोग नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी में अवशेष के रूप में पाए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। जिन अंगों का, सॉरी ब्लू का यूज करेंगे, जिन अंगों का उपयोग न हो तो वे शरीर में अवशेष के
रूप में रह जाती हैं, अवशेषी अंग कहलाती हैं। अवशेषी अंग कहलाती हैं। जैसे 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 पहला है आपका, पहला कृमि रूप परसेसिका। कृमि रूप पर से कृमि रूप पर सेसिका, या इसी कृमि रूप परसेसिका को हम बोलते हैं अपेंडिक्स। तो कृमि रूप परसेसिका क्या थी कि ये हमारे पूर्वज में तो सक्रिय थी, लेकिन जैसे जैसे इनकी जो मानव थे, पहले हमारे पूर्वज कैसे थे, शाकाहारी, तो शाकाहारी होने के कारण उनके जो आपका कृमि रूप परसेसिका था, इनमें सेलुलोज का पाचन होता था। लेकिन जैसे जैसे आपके पूर्वज में विकास होता चला गया, वैसे वैसे ये कृमि रूप परसेसिका, अगर अब के मानव की बात करें तो अब के मानव में ये कृमि रूप परसेसिका क्या करती है, अवशेष के रूप में पाई जाती है। तो ये जो कृमि रूप परसेसिका है, अगर आप ये देखिए, ये आपका क्या है, बड़ी आंत है। बड़ी आंत के अगर नीचे आप देखेंगे तो आपको ये संरचना दिखाई देगी कृमि रूप परसेसिका की। यही क्या है, कृमि रूप परसेसिका। कृमि रूप परसेसिका हमारे पूर्वज में क्या करती थी, हमारे पूर्वज कैसे थे, जब शाकाहारी थे तो उनमें क्या करती थी, आपके सेलुलोज का पाचन करती थी। लेकिन अब के मानव की बात करें तो अब का मानव क्या हो गया, सर्वाहारी हो गया। तो ये कृमि रूप परसेसिका अब सेलुलोज का पाचन नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं, अब अवशेष के रूप में आपके शरीर में रह जाती हैं। अब इस कृमि रूप परसेसिका में आपको देखते हैं कितने लोग का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। तो इस कृमि रूप परसेसिका में आपके भोजन की कुछ मात्रा जब नीचे आ जाती है, इसमें आ जाती है, इनमें क्या हो जाते हैं, पॉइजन होने लगते हैं, या आपके उसमें गैस का निर्माण होने लगता है। तो आपका ये कृमि रूप परसेसिका बढ़ जाती है और बहुत क्या करती है, पेनफुल होती है। तो ये होता है कृमि रूप परसेसिका। दूसरी बात करें, दूसरा होता है पूंछ। दूसरा क्या है, पूंछ। अगर इस पूंछ की बात करें तो ये पूंछ हमारे पूर्वज में विकसित थी, लेकिन हम क्या करें, अब के मानव की बात करें तो अब के मानव में ये जो पूंछ है क्या करती है, एक अवशेष के रूप में पड़ी रहती है। ये वाला भाग अगर देखते होंगे तो ये वाला जो भाग था, यहाँ पे क्या करती थी, यहाँ से पूंछ निकलती थी, पूंछ निकलती थी। तो ये पूंछ क्या करती थी, आपके देखते हैं कि बंदर में अभी भी पूंछ है, तो वो पूंछ क्या करती है, उनको जब डाली बैठते हैं तो क्या करती है, डाली में उनमें लिपट जाते हैं, जिनको क्या करती है, सहायता करती है। तो ये पूंछ मानव में क्या कर गई, अवशेष के रूप में रह गई। अब तीसरी बात करें, कण पल्लव। तीसरा है कर्ण पल्लव। अब कण पल्लव की भी बात करें तो ये जो आपका कर्ण पल्लव है, ये कर्ण पल्लव हमारे पूर्वज में ये वाला जो आपका भाग दिखाई देता है, अगर हम गाय भैंस पशुओं की बात करें तो ये कर्ण पल्लव क्या करती है, ये क्या करती है, उनकी सुरक्षा प्रदान करती है। अगर मानव की बात करें तो मानव में ये कर्ण पल्लव आपके अवशेष के रूप में पड़ी रह गई, इनका कोई कार्य नहीं। आजकल फैशन के तौर पर क्या करते हैं लोग, खेल कर उसमें बाली पहनते, बस इनका इतना ही कार्य है। लेकिन अगर हम वही जानवरों में देखें तो ये कण पल्लव क्या करती है, अपने कण पल्लव को ऐसे हिलाती हैं और जो भी मक्खी उक्खी रहती है उसको क्या करती है, हटाती है। तो इस तरह से जो कण पल्लव ये आपके जानवरों में पाई जाती है, तो उनमें सुरक्षा कार्य करती है। क्यों करती है, क्योंकि वो उनका उपयोग करते हैं, लेकिन मानव उपयोग नहीं करता है, तो उनके बॉडी में अवशेष के रूप में रह गए। अब अगला है चौथा, निमेषक पटल। अगर निमेषक पटल की बात करें
तो जो निमेशक, अगर अपनी आंख की संरचना देखें तो ये आंख के कॉर्नर पे आपको यहाँ पे एक लाल रंग की संरचना दिखाई देती है, इसी को हम बोलते हैं निमेशक पटल। ये निमेशक पटल पक्षी, मेढक आदि में पाई जाती हैं, आदि में होती हैं और इनका कार्य क्या होता है? सुरक्षा। ये आपकी आंखों को सुरक्षा देती है और हम लोग में क्या रह गया कि ये क्या करें? अवशेष के रूप में रह गई। बाल, अगला है बाल। तो जो बाल है, अगर अपने पूर्वज की देखें तो जो पूर्वज है उनके शरीर पे बाल होते हैं, पूरे शरीर पे बालों से ढका होता है, लेकिन उसका उपयोग क्या करते थे पूर्वज? अपने शरीर में क्या करते थे? उसको ढकने का कार्य करते थे। और जो ताप होता था ना, जब बहुत गर्मी होती थी तो उनसे भी क्या करते थे? ताप को नियंत्रित करते थे। लेकिन अब के मानव क्या हो गए? परिवर्तन हो गए, वो वस्त्र के द्वारा अपने शरीर में जो ताप होता है उसको नियंत्रित करते हैं। तो ये रहा आपके बाल या जो शरीर में बाल होते हैं उनके प्रमाण। अगर हम ढूंढकी से प्रमाण देखें तो जो भ्रूण होते हैं वो आपकी चाहे मछली हो चाहे मानव हो, तो जो भ्रूण होते हैं पूर्वज में, तो भ्रूण से ही आपके आगे चल करके किसी चीज का निर्माण होता है और ये भ्रूण क्या होते हैं? आपके पूर्वज में समान होते हैं। तो आई होप आपको जैव विकास को परिभाषा और जीव विकास के ये कुछ प्रमाणों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए जो लैमार्कवाद और डार्विनवाद थे, इन्होंने अपने प्रयोग में जिराफ को लिया था। उन्होंने क्या किया? जिराफ का उदाहरण लिया था कि अब इस जिराफ में इन्होंने जो लैमार्कवाद थे और डार्विनवाद थे, इन्होंने क्या किया? कुछ अंतर स्पष्ट किए। अब जो लैमार्कवाद थे वो कहते हैं कि जिराफ में जो जिराफ के जो पूर्वज थे वो छोटी गर्दन वाले थे, लेकिन ये कहते हैं कि जो लैमार्कवाद क्या कहते हैं कि जो जिराफ थे, जिराफ के जो पूर्वज थे वे कहते थे छोटी गर्दन वाले थे, लेकिन वो क्या किए? इस पर्यावरण में अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो छोटे छोटे वृक्षों से खाते गए और जब छोटे छोटे वृक्षों को खाते खाते बड़े वृक्षों को खाते गए तो वो क्या करे? अपने अगली टांग और गर्दन को ऊंचा किए। लेकिन अगर यही हम डार्विनवाद की कहें तो डार्विनवाद ये कहते हैं कि जिराफ में जो पूर्वज थे वो छोटे भी थे और मतलब लंबे भी थे, लेकिन ये क्या करें? इस पर्यावरण में अपने आप को सरवाइव करने के लिए क्या करें कि जो छोटे गर्दन वाले थे वो समाप्त हो गए और जो लंबे वाले आपके गर्दन वाले जिराफ थे वो ही सरवाइव कर पाएंगे। तो कुछ हद तक जो डार्विनवाद थे वो उनका जो सिद्धांत था या जो उनका अंदर था वो सही था। आप भी जानते हैं कि अगर आपको इस पर्यावरण में अपने आप को सक्षम रूप से स्थापित करना है तो आप क्या करेंगे? इस पर्यावरण में जो भी परिस्थितियां आएंगी उनका सामना करेंगे। अगर उन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो अपने आप को इस पर्यावरण में सरवाइव कर लेंगे। अगर जैसे एक आपकी जो मछली होती है वो बहुत सारे क्या करती है? अंडे देती है, या जो मछली होती है मतलब बहुत सारे ऐसे अंडे देती हैं या मछली का निर्माण करती है या जंतु का निर्माण करती है, तो क्या जो उनके बेबी रहेंगे सारे सरवाइव कर जाएंगे? तो ऐसा नहीं है ना कि जो अपने आप को उस वातावरण में सरवाइव कर जाएगा या उस पारिस्थितिकी तंत्र में लड़ने में सक्षम हो जाएगा वही जीवित रह पाएगा, अन्यथा वे सारे जीव क्या करेंगे? मर जाएंगे। तो ऐसी कुछ कहानी रही आपके लैमार्कवाद और डार्विनवाद में। तो जो आपके लैमार्कवाद थे वे कहते हैं जिराफ के पूर्वजों में गर्दन छोटी थी, लेकिन उनको जो आपके वृक्ष थे, वृक्षों की पत्तियों को खाने के लिए उन्हें गर्दन को ऊंचा करना पड़ा। अगर यही बात हम डार्विन की कहें तो डार्विन कहते हैं कि जिराफ में पूर्वजों की गर्दन की लंबाई अलग थी, मतलब छोटी भी हो सकती है और बड़ी थी, तथा ये वंशागत थे, मतलब छोटी और बड़ी क्या करती थी? वंश में जाती रहती थी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती रहती थी। दूसरे की बात करें, इन जिराफों की संतति में गर्दन की लंबाई पूर्वजों की गर्दन से अधिक लंबी हुई, इनको या अपनी गर्दन को खींचना पड़ा। मतलब कि पूर्वज में जो लंबाई थी वो छोटी थी, लेकिन वो क्या किए? आपने उस परिस्थिति को संभालने के लिए, उस परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाने के लिए वो क्या करेंगे?
भोजन की तलाश में भोजन खाते गए या पत्ती की टहनियों को खाते गए, जैसे जैसे उनको पत्नी मिली वो क्या किए, अपनी गर्दन और अपने अगले टांग को ऊंचा करते गए। अगर नहीं हम डार्विनवादी गए तो संघर्ष से ही लंबे जिराफ के गर्दन वाले या जो जिराफ थे वे अधिक उपयुक्त हुए और प्राकृतिक वर्ण के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफ की संतति में वृद्धि हुई और छोटी गर्दन वाले आपकी नष्ट हो गई। आप भी जानते हैं कि जो इस पारिस्थितिकी में या इस पर्यावरण में अपने आप को सक्षम रूप से तैयार करेगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, वही क्या करेगा, इस पर्यावरण में सर्वाइव करेगा। अन्यथा वे सारी चीजें असमर्थ रूप से रह जाएंगी अगर आप अपने आप को क्या करेंगे, इस पर्यावरण में चीजों से लड़ने के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो अगला है आपका लैंडमार्क वार। धीरे धीरे इनकी नई संतानों में या संतति में गर्दन की लंबाई बढ़ती गई और आधुनिक में जिराफ वाले या लंबी गर्दन वाले जिराफ का विकास हुआ। अगर हम डार्विनवाद कहें तो डार्विनवाद कहते हैं कि केवल लंबे गर्दन वाले ही जिराफ जीवित रहेंगे और जो छोटे वाले गर्दन वाले जिराफ रहेंगे वो क्या करेंगे, वो उस पर्यावरण से नष्ट हो जाएंगे। तो ये आपका लैमार्कवाद और डार्विनवाद ने जिराफ को उदाहरण लिया और उनमें क्या किया, अंतर को स्पष्ट किया।